नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। भाई जल्दी से शेयर कीजिए और जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। सब में शेयर कर दीजिए, दोस्तों में भी कर दिए और दुश्मनों में भी कर दीजिए, सब में कर दीजिए शेयर। कोई दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ने दो, सबको समान अधिकार प्राप्त है। चलिए विचार ले लेते हैं आज का। बहुत ही खूबसूरत विचार है हमारा। हमें किसी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी है। यही वक्त है जिसे हमें खूबसूरत बनाना है ताकि ख़त्म हो किसी और वक्त का इंतज़ार। यही वक्त है हमारे पास जिसे हमें खूबसूरत बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि और जो वक्त आने वाला है उसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते और ना ही हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि इतना समय ही नहीं है भाई हमारे पास। 1 साल तुम डट के मेहनत कर लो, सिर्फ 1 साल। तुम बिना मेहनत करने वाले बच्चों को 5 साल पीछे छोड़ दोगे। बस 1 साल डट के मेहनत कर लो। ये दुनिया यहीं रहने वाली है, सब काम यहीं होने वाले हैं, लेकिन बस 1 साल आपको डट के मेहनत करनी है, वक्त को खूबसूरत बनाना है। यही वक्त है, यही कॉपी पे लिख लो इसको। यही वक्त है जिसे हमें खूबसूरत बनाना है ताकि ख़त्म हो किसी और वक्त का इंतज़ार। आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। इसी वक्त को खूबसूरत बनाना है। कल के लिए कोई काम छोड़ना ही नहीं है। अभी, आज और बिल्कुल अभी करना है, ठीक है? कल का तो नाम ही नहीं लेना है। आज में भी आज नहीं, अभी करना है जो भी करना है, ठीक है? जो कल के लिए छोड़ते हैं उनकी कल कभी आई नहीं है आज तक। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहोरी करेगा कब। तो हमें अभी करना है भाई, ठीक है? वक्त को खूबसूरत बनाना है ताकि ख़त्म हो किसी और वक्त का इंतज़ार। आशा करती हूँ सबने शेयर कर दिया होगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कारक आपको पता ही है, सब में आते हैं, लेकिन जो वाक्य में प्रयोग करके कारक दे देते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है? लेकिन अब वाक्य में प्रयोग करके ही देते हैं भाई वो, क्योंकि ऐसे तो कारक विभक्तियां सब बता देंगे। चलिए अब हर बच्चों को कारक विभक्ति भी नहीं आती है, ये मत सोचो कि इतने आसान है ये सब कुछ। तुम पढ़ते हो, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको आ गई हैं। आप हर बच्चे से कारक विभक्ति पूछो, नहीं, वो भी नहीं आती हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? करण कारक नहीं होगा भाई, संप्रदान भी नहीं होगा, दान नहीं हो रही, अपादान नहीं होगा, अलगाव नहीं हो रहा है यहाँ। अधिकरण कारक होगा। कैसे होगा अधिकरण कारक? की विभक्ति हैं मैं और पर, ठीक है? मैं, जीवन में बहुत अंधकार है। जीवन में संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे कहते हैं हम अधिकरण कारक। कहाँ है अंधकार? जीवन में है, आधार का बोध हो रहा है, ठीक है? वैसे भी कारक विभक्ति से पता चल जाता है हमें, मैं और पर कारक विभक्ति हैं, अधिकरण कारक है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संसार में हर तरह के लोग होते हैं। लाइन बिल्कुल सही है, शाश्वत सत्य है ये। संसार में हर तरह के लोग होते हैं। संकेतवाचक है, विधिवाचक है या विस्मयादिबोधक है? इनमें से कोई नहीं। सभी ऑप्शन आपके पास हैं, आप बता सकते हैं।
कौन सा ऑप्शन सही है? संसार में हर तरह के लोग हैं। वैसे लाइन बिल्कुल सही है, संसार में हर तरह के ही लोग हैं, हर तरह की ही मानसिकता है लोगों की, एक जैसी मानसिकता नहीं है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अच्छे ना होते तो ये दुनिया टिकी न रहती, कुछ अच्छे हैं, उनकी वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। चलिए आंसर ले लेते हैं। संकेतवाचक नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेरी पुस्तक है, ऐसा कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। पुस्तक की ओर संकेत नहीं कर रहा है, संसार की ओर संकेत नहीं कर रहा है। क्या है इसमें? संसार में हर तरह के लोग होते हैं। विस्मयादि बोधक नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, होते ही हैं हर तरह के लोग। बी ऑप्शन हमारा सही है, विधिवाचक है। यानी क्या है ये? विधिवाचक सामान्य वाक्य है, सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दो भाई जोरदार तरीके से, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चलिए, पैट का पेपर यहीं से बनने वाला है भाई। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, एक दो प्रश्नों को छोड़कर सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। एग्ज़ाम बाहर से थोड़ी ना आना है, एग्ज़ाम यहीं से आना है, सब पढ़ा हुआ ही आना है। जब सारे एग्ज़ाम यहीं से आ रहे हैं तो पैट क्या बाहर से आएगा? पैट भी यहीं से आना है। पढ़ते रहिए बस आप। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होगी। कौन सी क्रिया होती हैं अनुकरणात्मक क्रिया? किसी भी क्रिया को, किसी की कही हुई बात को दोहराना, ठीक है, सुनकर कहना या दोहराना, वो क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे किसी की नकल करना। जैसे गीता ने सुनकर कविता लिखी, सुनकर लिखी है तो वो नकल ही तो हो गई, कॉपीराइट यूट्यूब की भाषा में। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। मैं इतना चतुर व्यक्ति हूँ, मैंने खुद नहीं लिखा। किससे लिखवाया? एक पागल मिल गया मुझे, मैंने उसको यूज़ कर लिया। मैंने क्या कहा? पत्र लिख दे भाई मेरे लिए। उस पर मैंने पत्र लिखवाया, खुद नहीं लिखा। कर्ता इतना तेज़ है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता इतना तेज़ होता है कि वो खुद कार्य नहीं करता, औरों से करवा लेता है अपना कार्य। वहाँ जब कर्ता तुम्हें तेज़ दिखाई दे तो वहाँ क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पढ़वाया, चलवाया, करवाया, लिखवाया। ठीक है, वाना आना प्रत्यय लगा हो, वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया थोड़ी सी देख लेते हैं। जहाँ पे क्रिया हो और वहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ हो, जैसे अपनापन, ठीक है, अपनाना। अब संयुक्त क्रिया भी एक बार बता देते हैं। संयुक्त क्रिया आपको मैंने बताई हैं ये सब पहले भी। जैसे पढ़ने लगे, पीने लगे, चलने लगे, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया है। एक क्रिया के साथ दूसरी जुड़ जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संस्कृति का विशेषण है। शब्द दिया हुआ है संस्कृति, और संस्कृति का विशेषण पूछा है हमसे। क्या है? सांस्कृतिक है, संस्कृत है, सांस्कृतिक है, या संस्कृत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी के प्रश्न में भी आता है ये। भाई इसे ध्यान से देखना है, शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्नों में भी आ जाता है। संस्कृति का विशेषण पूछा है यहाँ आपसे, ये शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्नों में भी आ जाता है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका?
संस्कृति। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है भाई? ये संज्ञा है संस्कृति शब्द। क्या होगा विशेषण? ए ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक। ये भी सांस्कृतिक लिखा हुआ है लेकिन ये सही नहीं है, आपको ये देखना है। व्याकरण की दृष्टि से पहला वाला सांस्कृतिक ठीक है, आ और लगना है इसमें जो पहले वाले में लगा हुआ है। सी वाले ऑप्शन में लिखा तो सेम ही हुआ है लेकिन आ नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो गलत है, सांस्कृतिक होता है। ठीक है, सांस्कृतिक कहते किसे हैं? संस्कृति से संबंध रखने वाले को सांस्कृतिक कहते हैं। ये भी पूछ ले, संस्कृतिक किसे कहते हैं? संस्कृति से संबंध रखने वाले को सांस्कृतिक कहते हैं। ठीक है, जैसे होते नहीं है स्कूल में प्रोग्राम 26 जनवरी या 15 अगस्त पर होते हैं तो लिखा रहता है सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसका मतलब है संस्कृति के संबंध रखने वाले प्रोग्राम। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लड़का दौड़ता है में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भाई ध्यान से पढ़ना है थोड़ा सा। वैसे तो आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी ध्यान दिए बिना तो कहते ना, ध्यान हटा और दुर्घटना घटा। चलिए, व्यक्तिवाचक भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लड़का है, पूरी लड़का जाति के बारे में बोला जा रहा है। आपको लग रहा होगा लड़का दौड़ता है, आप क्या सोच रहे होंगे एक ही लड़का तो दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ तो लड़का रहा है, बोला तो पूरी जाति के लिए ही रहा है, लड़का जाति। यदि यहाँ पे होता राम दौड़ रहा है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे लड़का दौड़ रहा है भाई, तो यहाँ पे जातिवाचक है। सी ऑप्शन हमारा सही है। ये मत देख लेना कि अकेला लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे होते तो होता है यहाँ पे जातिवाचक। नहीं, लड़का तो लड़का ही है और लड़का जाति के बारे में बोध हो रहा है इससे। ठीक है, जातिवाचक है ये। लड़का हुआ, डॉक्टर हुआ, अध्यापक हुआ, ये सब जातिवाचक में आते हैं। अब डॉक्टर भी तो अकेला ही बैठता है तो वो भी जातिवाचक में आता है, क्योंकि पूरी डॉक्टर जाति का बोध होता है उसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम ऐसा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ, जो, सो, यह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमसे क्या पूछा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, सो और जो, ये दोनों क्या हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं। ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। कैसे हैं? जो आया है सो जाएगा, संबंध प्रकट करते हैं वो, उस मतलब उस व्यक्ति से संबंध प्रकट कर रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है। जो आया है सो जाएगा। ठीक है, जो जागेगा सो पाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब जो इंसान जागेगा वही इंसान पाएगा। संबंध है एक दूसरे में। एक ऑप्शन बच गया ए, इसका भी जोड़ा बना देते हैं भाई। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है। कुछ, मुझे कुछ चाहिए, नाम नहीं लिया है वस्तु का क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये नहीं होगा अनिश्चयवाचक में। लेकिन जब बोले मुझे कुछ चाहिए तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है क्या चाहिए। कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कोई। दरवाजे पे कोई है, कौन आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, हंस पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। हंस पद के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। कल यदि आपने ध्यान से क्लास देखी होगी तो मैंने ये कल बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चिन्ह आपके सामने है और आपको बताना है हंस पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है कौन सा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं, हंस पद के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह है ये प्रयोग कब करते हैं हम। आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए, जिज्ञासा उठनी चाहिए कि ये हंस पद है, इसका प्रयोग कब करते हैं हम और कौन सा चिन्ह है। जब जिज्ञासा होगी तभी तो आप सही में विद्यार्थी माने जाओगे। प्रश्न करना विद्यार्थी का सबसे अच्छा गुण है। प्रश्न करना चाहिए। चलिए, और जिस अध्यापक पर विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत न होती हो वो क्या ही अध्यापक है, क्या ही टीचर है वो, जिस पर बच्चे की जिज्ञासा शांत न हो। तो जिज्ञासा उठाना बच्चे का काम है, उसको शांत करना टीचर का काम है। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब क्या होगा ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, कल बताया था मैंने। बराबर इसलिए ये अर्धविराम। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ये जो चिन्ह है ये हंस पद का चिन्ह है। अब हंस पद के चिन्ह को हम प्रयोग कब करते हैं ये मैं बता देती हूँ। वाक्य लिखते समय जब कोई अंश या शब्द छूट जाता है तब इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह के प्रयोग से उस छूटे हुए शब्द को लिखते हैं ऐसे लगा के। आपने देखा नहीं है, राम जाता है, ऐसे लिख दिया। अब हमें घर भी लिखना है तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ लिख देंगे घर। इसका मतलब है यहाँ है ये घर, छूट गया था। ठीक है, इसे हंस पद कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। प्रश्न है हमारा, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप हमसे पूछा है, क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। भाई सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार जोरदार तरीके से। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिएगा। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देनी ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सपोर्ट कीजिएगा भाई फुल। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। तपस्विनी किसे कहते हैं वैसे? तपस्या करने वाली स्त्री को तपस्विनी कहते हैं। तपस्वी तपस्या करने वाले पुरुष को कहते हैं। ठीक है, इसको शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रज्ञा से दौड़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? प्रज्ञा से दौड़ा नहीं जाता कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या एककृतवाच्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा वाच्य है ये? प्रज्ञा से दौड़ा नहीं जाता। अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न तो मैंने करवाए भी हैं। आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं हम, क्या होगा आंसर? कृतवाच्य नहीं होगा भाई, कर्मवाच्य नहीं होगा, एककृतवाच्य नहीं होगा। सी ऑप्शन सही है। भाववाच्य होगा। प्रज्ञा से दौड़ा नहीं जाता है। ठीक है, भाव प्रधान है, यहाँ कर्ता या क्रिया प्रधान नहीं है। कर्ता प्रधान तो उसी वक्त खत्म हो गया जब यहाँ से आ गया। ठीक है, जब से आ जाता है कर्ता के बाद तो समझो कर्ता प्रधान नहीं है अब वहाँ पे। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई ये। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। इसके सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं इसके। वीणा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? सारे ऑप्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। सब में बता दीजिए कौन कौन सा समास होगा। सारे ऑप्शंस में कौन कौन सा समास होगा जल्दी से कमेंट दे दीजिए भाई। कमेंट थोड़ा फास्ट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट दीजिए। सब में दुमाता में कौन सा समास होगा, लाल पीला में कौन सा समास होगा, विद्याभ्यास में कौन सा समास होगा और वीणा पाणी में कौन सा समास होगा। आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम भी थोड़ा कोशिश कर लेते हैं भाई। विद्याभ्यास शब्द दिया हुआ है, पहले आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। वीणा पाणी, वीणा पाणी शब्द में बहुब्रीहि समास है। कैसे है ये आपको समझा देते हैं, ठीक है। वीणा है पाणी में जिसके, पाणी कहते हैं हाथ को। वीणा है पाणी में जिसके, उसे कहते हैं क्या? माता सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। तो पाणी हाथ को कहते हैं, वीणा है हाथ में जिसके, वो क्या है? माता सरस्वती हैं वो, वीणा पाणी कहते हैं उन्हें। इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। अब शब्द आ जाता है हमारा, ए ऑप्शन तो इस प्रश्न का सही है। शब्द आ जाता है दुमाता। दुमाता शब्द में कौन सा समास होगा? दुमाता शब्द में द्विगु समास होगा भाई। दो माता, जिसकी दो माता है उसे दुमाता कहते हैं। अब आ गया शब्द लाल पीला। लाल पीला शब्द में कौन सा समास होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, लाल पीला शब्द वैसे यदि देखा जाए तो इसमें दो समास हैं। कौन कौन से समास हैं वो हम बता देते हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए, लाल और पीला दोनों क्या हैं? दोनों पद प्रधान हैं, बीच में हाइफन लगा हुआ है। और यदि विग्रह करें तो लाल और पीला, ऐसे ही तो होगा विग्रह। तब इसमें क्या हो गया? तब इसमें क्या हुआ? द्वंद्व समास, यदि ऐसे देखते हैं। और यदि ऐसे देखें कि लाल पीला किसे कहते हैं? गुस्सा होने को कहते हैं, विशेषण है ये। लाल पीला गुस्सा होने को ही तो कहते हैं, तो ये क्या है? विशेषण है। यदि सफ़ेद काला होता है यहाँ पे तो एक दूसरे के विपरीत भी होते वो, द्वंद्व समास बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे लाल पीला है, यहाँ लाल पीला गुस्सा होने को भी कहते हैं, तो इसमें विशेषण भी है। इस बात को देखते हुए इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा चांसेस इसमें द्वंद्व समास के ही हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ मिल रही हैं द्वंद्व समास की। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसका कोई आश्रय न हो। निराश्रय, सदाश्रय, पराश्रित या आश्रित। जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। क्या है वो एक शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। जिसका कोई आशय ना हो, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उसे निराशय कहते हैं। अब ये देख लेते हैं, सदाशय किसे कहते हैं? उच्च विचारों वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सदाशय कहते हैं। पराश्रित किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित कहते हैं। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे निराश्रय, जो दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित। आश्रित किसे कहते हैं? किसी पर निर्भर रहने वाले को आश्रित कहते हैं। तीनों थोड़े थोड़े सेम हैं,
लेकिन अलग हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सी महादेवी वर्मा की नहीं है, मतलब 3 महादेवी वर्मा की हैं, एक देखनी है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। आधा काम तो प्रश्न ही कर देता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार और नीरजा, कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है, ये हमें बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। यामा है महादेवी जी की, दीपशिखा भी है, नीरजा भी है। सी ऑप्शन हमारा सही है। आंगन के पार द्वार महादेवी जी की रचना नहीं है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की भी क्या है, ये कविता संग्रह है। ध्यान देने वाले बात ये है, आंगन के पारदार अज्ञेय जी की कविता संग्रह है और इस पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अज्ञेय जी को इस कविता पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। मकान ढह जाने का डर है। हम सब मेला देखने जाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। हम सब मेला देखने जाएंगे, अच्छा प्रश्न है भैया। हम सब मेला देखने जाएंगे, बिल्कुल सही है ये तो। मकान ढह जाने का डर है, हो सकता है किसी अच्छी जगह पे नहीं बनाया हो तो ढह जाने का डर रहेगा ही। यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है, ये भी सही है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, ये अशुद्ध वाक्य है। कैसे है ये हमें देखना है, भावनाओं में नहीं बहना है कि बहुत अच्छा काम कर रही है सुषमा, तो भावना में बह जाओगे, ये तो सही बात है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, क्योंकि ये अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है ये देख लेते हैं। इसमें जल का प्रयोग नहीं होगा, ये जल यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। जल, क्योंकि जो पौधों को जल से ही सींचा जाता है, ये जो सींच लिखा हुआ है ना, पौधों को सींच रही है, सींचने में ही जल समाहित है, जल से ही तो सींचा जाता है पौधों को, इसलिए ये जल नहीं लगेगा। ठीक है, ये अशुद्ध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा खड़ी बोली का दूसरा नाम। मगही नहीं होगा, हिंदुस्तानी नहीं होगा, बघेली नहीं होगा, कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहते हैं भाई, ध्यान रखना है आपको। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी बोली है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, और ये भी बताना है उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है। बहुत जल्दी से आंसर देना है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है और उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है। उच्च प्लस आरण होगा, उच्चा प्लस रण होगा, उच्चार प्लस अणय होगा, उत प्लस चारण होगा। क्या होगा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अच्छा प्रश्न है बहुत। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है, संधि कौन सी है इसमें भाई, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है इस शब्द में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सत्य बोलो परंतु
कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या लघु वाक्य है? बात बिल्कुल सही है भैया, सत्य बोलना चाहिए लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो बात किसी को कड़वी लग जाए और सही हो उसे मत बोलो भाई, उसके सामने क्या हो गया, उसको खुश रहने दो। यदि कोई इंसान आपके कोई बात ना बोलने से खुश है तो उसे खुश रहने दो ना। आपकी वजह से कोई 2 पल के लिए खुश रह रहा है तो इसमें ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? खुश रहने दो। ऐसा सत्य किसी काम का नहीं है जिससे किसी को परेशानी हो। सत्य वही सत्य है जिससे किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए। आजकल की दुनिया में 80% रिश्ते सत्य बोलने से खत्म हो जाते हैं। सरल वाक्य नहीं होगा, उपवाक्य नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य होगा। क्यों होगा संयुक्त वाक्य? मैंने एक चिन्ह बताए थे आपको, संयोजक चिन्ह, जिनसे ये वाक्य जुड़े हुए होते हैं। सत्य बोलो ये जुड़ा हुआ है कटु सत्य न बोलो से। किससे जुड़ा हुआ है? संयोजक चिन्ह है परंतु, परंतु और एवं, ये ऐसे संयोजक चिन्ह हैं जो संयुक्त वाक्य में लगते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चीफ की दावत कहानी के लेखक। बहुत ही अच्छी कहानी है भाई, चीफ की दावत। दुष्यंत कुमार की है, भीष्म साहनी की है, राजेंद्र यादव की है, डॉक्टर देवराज की है। बहुत अच्छी कहानी है ये, मैंने तो पढ़ी है भाई, आप भी पढ़ना, बहुत अच्छी है। ये आजकल के जो मौजूदा पीढ़ी है उसमें दिन पे दिन जो नैतिक क्षरण हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। नैतिक मूल्यों में जो हो रहा है निरंतर गिरावट है ना, बहुत ही शिद्दत से उसका वर्णन किया गया है। मतलब उन्होंने अपने चीफ को बुलाया है दावत के लिए और उनके घर में एक बूढ़ी दादी होती हैं, उन्हें क्या कर दिया है? छिपा दिया है। क्यों छिपा दिया है? क्योंकि वो अच्छी नहीं है देखने में, बूढ़ी हो गई हैं, खाल सुकड़ गई है उनकी, बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत उखड़ गए हैं, इसलिए उन्हें क्या कर दिया है? छिपा दिया है। चीफ तो हमारे इतने खूबसूरत हैं और ये दादी माँ इतनी बेकार लग रही हैं, अच्छी नहीं लगेंगी। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको याद रखना है, बूढ़े आपको भी होना है, दांत आपके भी उखड़ जाने हैं, बाल आपके भी सफ़ेद हो जाने हैं, आप भी अच्छे नहीं लगोगे। फिर आपके जो बच्चे होंगे आपको भी छुपा देंगे जब उनके चीफ आएंगे, क्योंकि बारी सबकी आनी है, उनके भी चीफ आएंगे। किसकी है ये? बी ऑप्शन सही है, भीष्म साहनी की है चीफ की दावत। सभी लोग इसे पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं। अब कान में तेल डालना का अर्थ है कान की बीमारी, कुछ न सुनना, चुप बैठ जाना, बहरा होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? कान में तेल डालना। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? कान की बीमारी नहीं होगा भाई, चुप बैठ जाना नहीं होगा, बहरा होना भी नहीं होगा, कुछ ना सुनना। किसी भी बात को सुनकर उस पर ध्यान न देना उसे कहते हैं कुछ ना सुनना या कान में तेल डालना। ठीक है, कान में तेल डालना। जैसे कल वीडियो में बहुत ही अच्छे इंसान आए थे, फूल बरसा रहे थे। कितने फूल बरसाए थे, हमने उनका अरेंजमेंट नहीं किया था, लेकिन वो खुद से ही फूल बरसा रहा था भाई। लेकिन उसको देख के जो प्रतिक्रिया नहीं दी गई उसको कह सकते हैं हम एक प्रकार से कान में तेल डालना। ठीक है, मतलब उस पर कुछ ध्यान न देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री अभिनय करती हो, नर्तकी कहते हैं, नटी कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, नायिका कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं।
जब इसे अभिनेत्री कहते हैं तो फिर नर्तकी किसे कहते हैं? नर्तकी कहते हैं नाचने का पेशा करने वाली स्त्री को। जो नाचने का पेशा करती हैं उन्हें ही नर्तकी कहते हैं, उन्हें ही नटी भी कहते हैं, और उन्हें ही एक और नाम है वैश्या भी कहते हैं, जो नाचने का पेशा करती हैं। ठीक है। एक होती है नायिका, वह स्त्री जो श्रृंगार रस का आलंबन हो, किसी नाटक में जिसका चरित्र वर्णन हो, उसे नायिका कहते हैं। ठीक है। किसी भी नाटक की महिला पात्र को नायिका कहते हैं, जिसका मुख्य रोल हो। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें सीधा विशेषण का प्रयोग नहीं होगा? विशेषण दिया हुआ है सीधा, इस विशेषण का प्रयोग किस शब्द में नहीं होगा ये हमें बताना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। लास्ट प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। सीधा, इसका यूज करके देख लेते हैं ना हम। सीधा रास्ता, रास्ते की विशेषता बता रहा है कि वो सीधा है, सही है। सीधा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो सीधा है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सीधा सवाल, सवाल की विशेषता है कि वो सीधा है। सीधी मूर्ति, तो मूर्ति की विशेषता नहीं बता रहा भाई, क्योंकि मूर्ति सीधी होती ही नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। आशा करती हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है भाई, सेशन को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।